नमस्कार दोस्तों, राउज आईएएस के हिंदी यूट्यूब चैनल पर भारतीय अर्थव्यवस्था के साप्ताहिक करंट अफेयर्स की वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम 4 जून 2024 से लेकर 11 जून 2024 तक के कुछ महत्वपूर्ण खबरों का अध्ययन करेंगे जो यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर को हम आरंभ करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम किन किन खबरों को शामिल करने वाले हैं, अर्थात इस लेक्चर की रूपरेखा क्या है। देखिए, आज के इस लेक्चर में हम इन 4 खबरों को पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में हम इन 4 खबरों को यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा के अनुरूप पढ़ने का प्रयास करेंगे। और ये 4 खबरें क्या क्या हैं? एक तो है ग्रीडफ्लेशन, जिसको हम लालच जनित मुद्रास्फीति भी कहते हैं। तो ग्रीडफ्लेशन में हम क्या पढ़ेंगे, देखेंगे कि ये क्या है, फिर हम इसके उत्पन्न होने का कारण देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि भारत में लालच जनित मुद्रास्फीति के उत्पन्न होने के मुख्य कारक क्या हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है, और फिर अंततः हम इसके नियंत्रण के उपाय और निष्कर्ष को देखेंगे। तो इस तरीके से लालच जनित मुद्रास्फीति का पूरा व्यापक अध्ययन हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरा खबर लेंगे, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जिसको हम बोलते हैं ONDC। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम? इसमें हम देखेंगे कि ये क्या है, इसका गठन कैसे हुआ, इसकी कार्य पद्धति क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि विभिन्न हितधारक जो इसमें हैं, विभिन्न जो स्टेक होल्डर इसमें हैं, उनको इससे क्या लाभ है, और उसके बाद इसके समक्ष क्या चुनौतियां हैं, इसको भी हम देखेंगे। उसके बाद तीसरा हमारा विषय वस्तु रहेगा मौद्रिक नीति समिति का। हम देखेंगे कि मौद्रिक नीति समिति सुर्खियों में क्यों रही है, फिर क्या है ये, इसका गठन कैसे होता है, इसकी बैठकों को हम देखेंगे कि इसकी बैठक कब होती है, कैसे होती है, इसके संरचना को देखेंगे, इसके लिए कोरम या गणपूर्ति को देखेंगे, और इसके कार्य को देखेंगे। और हमारा अंतिम खबर या अंतिम विषय वस्तु रहेगा क्रय शक्ति समता, जिसको परचेजिंग पावर पैरिटी बोलते हैं, PPP बोलते हैं। तो परचेजिंग पावर पैरिटी हम देखेंगे कि क्या है, भारत की स्थिति इस संदर्भ में क्या है, और इसका जारीकर्ता जो संस्थान है ये कौन है, और अभी जो रिपोर्ट जारी किया है उसके अनुसार नवीनतम आंकड़े क्या बता रहे हैं। तो ये आज के हमारे लेक्चर की टोटल रूपरेखा है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं साइड होऊंगा तो, और फिर हम एक एक करके सारे खबरों को पढ़ेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। अब हम पहली खबर पे आ जाते हैं। जो हमारी पहली खबर है वो है ग्रीडफ्लेशन से, या फिर लालच जनित मुद्रास्फीति से। तो ये सुर्खियों में क्यों रही है, ये न्यूज में क्यों रही है विगत सप्ताह में, इसको पहले हम देखते हैं। तो लालच जनित मुद्रास्फीति, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीडफ्लेशन, क्यों चर्चा में रही है ये? तो इसके चर्चा में रहने का कारण है कोविड के बाद, कोविड-19 के बाद अक्सर ये न्यूज में रहा है शब्द ग्रीडफ्लेशन, श्रिंकफ्लेशन, ये शब्द अक्सर न्यूज में रहे हैं। तो चर्चा में क्यों है? देखिए कि विशेषज्ञों के अनुसार ग्रीडफ्लेशन की परिघटना पश्चिमी देशों में मुद्रास्फीति की उच्च दरों को बनाए रखने में मदद कर रही है। आपको पता है कि अभी पश्चिमी देशों में भी इन्फ्लेशन चल रहा है, और उस इन्फ्लेशन का एक महत्वपूर्ण कारण क्या है? ग्रीडफ्लेशन। विशेषज्ञों का मानना है कि जो कारपोरेट की लालच है, अभी हम देखेंगे क्या है ग्रीडफ्लेशन, कारपोरेट की लालच है, उसके कारण मुद्रास्फीति
नियमित रूप से बनी रह रही है। तो इस कारण ये न्यूज में है। इनइक्वलिटी के विषय में एडिटोरियल छपा है और उसमें ग्रीडफ्लेशन की बात की गई थी, तो मैं अभी आज आपको ग्रीडफ्लेशन को ही समझाने पे जोर दे रहा हूँ। तो संदर्भ क्या है आप समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम इसको पढ़ते हैं। देखिए, मैं आपको ग्रीडफ्लेशन पढ़ाऊं उससे पहले हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे कि मुद्रास्फीति क्या है। हालांकि मुद्रास्फीति क्या है मैं आपको इस सीरीज में भी पढ़ा चुका हूं और डीएनएस जो डेली हमारा हिंदी में होता था उसमें भी पढ़ा चुका हूं। तो उस वीडियो का लिंक तो मैं जरूर लगा दूंगा यहाँ, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा आपको मेमोराइज करा देता हूँ कि मुद्रास्फीति क्या है। देखिए, मुद्रास्फीति को जनरली अगर पढ़ाई की भाषा में न बोलकर जनरल आम बोलचाल की भाषा में हम बात करें तो महंगाई बोल देते हैं। अगर जो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग बोल देते हैं कि महंगाई बढ़ गई है। तो मुद्रास्फीति को आम बोलचाल में हम महंगाई भी बोलते हैं, लेकिन मुद्रास्फीति को एक यूपीएससी का अभ्यर्थी कैसे बोलेगा वो हम देखते हैं। देखिए, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन जिसको हम बोलते हैं, इसकी परिभाषा अगर आप देंगे तो बोलेंगे कि किसी अर्थव्यवस्था में किसी निश्चित समयावधि में, ये निश्चित समयावधि 1 साल हो सकती है, 1 महीने हो सकता है, 6 महीने हो सकता है, 3 महीने हो सकता है, लेकिन सामान्यतः 1 वर्ष लिया जाता है। तो एक निश्चित समयावधि में सामान्य मूल्य स्तर में होने वाली निरंतर वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। अब जनरली परिभाषा आपको समझ में नहीं आया होगा कि परिभाषा ये क्या बोल रहा है, तो इसको सिंपल करके मैं आपको समझाता हूं कि सामान्य मूल्य स्तर मतलब क्या। आप सबसे पहले एक कुछ वस्तुओं का समूह ले लीजिए, एक टोकरी ले लीजिए। आप मान लीजिए आपने एक टोकरी ले लिया है या एक बास्केट ले लिया है और इस टोकरी में आपने कुछ जरूरत की वस्तुएं रख लिया। आपने इसमें कुछ सब्जी रख लिया, आपने इसमें कुछ अन्न रख लिया, मान लेते हैं दाल रख लेते हैं यहाँ, थोड़ा इसमें मान लीजिए चावल रख लिया, चावल के साथ इसमें मान लीजिए साबुन रख लिया, साबुन के साथ और दैनिक जो भी ज़रूरतें पड़ रही हैं, मान लीजिए साबुन के साथ इसमें हम जूता यूज कर रहे हैं, जूता चप्पल तो जूता चप्पल यूज कर लिया, मान लीजिए झाड़ू यूज कर रहे हैं घर में, इसको यूज कर लिया। ऐसे कुछ वस्तुओं का एक समूह बना लेंगे, इसको हम बोलते हैं वस्तुओं का समूह या बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो वस्तुओं का समूह हमने ले लिया। अब हम देख रहे हैं कि किसी निश्चित समय पर, अभी हम कोई समय ले रहे हैं, एक निश्चित समय ले रहे हैं, एक विशेष समय पर हम देख रहे हैं कि इस पूरे बास्केट की कीमत जो है वो कितना है, 500 रुपये है। और थोड़े समय बाद, मान लीजिए 1 महीने के बाद, हमने देखा कि इसी बास्केट, इसी टोकरी की कीमत अब कितना हो गया है, 750 रुपये। अर्थात इन सभी वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि हो रही है और यही क्या है, मुद्रास्फीति है। यही क्या है, मुद्रास्फीति है। ध्यान रख लीजिए कि किसी एक वस्तु या दो वस्तु के मूल्य में अगर वृद्धि हो रही है तो उसको इन्फ्लेशन नहीं कहा जाता है, उसको हम इन्फ्लेशन नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर सामान्य मूल्य स्तर बढ़ रहा है, अर्थात कुछ अधिक मात्रा में जो वस्तुओं का चयन किया गया है, वस्तुओं सेवाओं का, और उनके मूल्य में वृद्धि हो रहा है, तब हम उसको बोलते हैं मुद्रास्फीति। बाकी जैसे सब्जियों वगैरह में थोड़ा बहुत, कुछ सब्जियों, विशेष सब्जियों में अगर वृद्धि हो रही है तो उसका भी एक अलग नाम हम दे देते हैं, स्क्यूफ्लेशन वगैरह नाम दे देते हैं हम। और इस पर आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा कि स्क्रूफ्लेशन, उसका भी एक स्पेशल हम नाम देते हैं। लेकिन मुख्य रूप से मुद्रास्फीति का मतलब क्या है कि सामान्य मूल्य स्तर में जो वृद्धि हो रही है उसको हम मुद्रास्फीति बोलते हैं। और इसलिए इस हिसाब से अगर आप इसका डेफिनेशन लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि किसी अर्थव्यवस्था में किसी निश्चित समयावधि में चयनित कुछ वस्तुओं एवं सेवाओं के समूह, जैसे कपड़े, भोजन, ईंधन, परिवहन इत्यादि के सामान्य कीमतों में होने वाली सतत वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं।
तो ये दोनों ही परिभाषा लिख सकते हैं आप। और जो निश्चित समयावधि की बात हो रही है, वो निश्चित समयावधि 1 वर्ष हो सकता, सामान्यतः तो 1 वर्ष लिया जाता है, लेकिन विश्लेषण और रिपोर्टिंग के आधार पर 1 माह भी लिया जा सकता है, 3 माह भी लिया जा सकता है, त्रैमासिक 6 माह भी लिया जा सकता है, छमाही इत्यादि को भी प्रयोग किया जा सकता है। तो इसको हम बोलते हैं मुद्रास्फीति। और मुद्रास्फीति के बहुत से प्रकार, मुद्रास्फीति की और भी बहुत से कंसेप्ट हैं स्टैटिक में, जो मैं पहले पढ़ाया भी हूँ आपको, मैं उन पर नहीं जा रहा हूँ, बस मुद्रास्फीति को एक बार आपको समझा दिया। तो मुद्रास्फीति आपने समझ लिया। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लालच जनित मुद्रास्फीति की, कि लालच जनित मुद्रास्फीति क्या होती है। देखिए, लालच जनित मुद्रास्फीति का मतलब क्या है। तो किसी अर्थव्यवस्था में, अब देखिए मुद्रास्फीति जो होती है, वो मुद्रास्फीति 2 प्रकार की होती है। लागत प्रेरित एक होती है, आपको पता है कि एक आपूर्ति पक्ष की होती है, सप्लाई पक्ष की, एक मांग पक्ष की होती है। तो हम उन सारे डिबेट पर नहीं जाएंगे आज, सारे स्टैटिक पोर्शन को मैं पढ़ाऊंगा 2 घंटे लग जाएगा। तो मैं जो न्यूज में रही है बात, उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि यदि कारपोरेट की लालच के कारण, अर्थात जो कंपनियां हैं उन कंपनियों को लाभ कमाने की इच्छा के कारण अगर महंगाई बढ़ती जा रही है, वो वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य लाभ कमाने की इच्छा के कारण उसके मूल्य में वृद्धि करते जा रहे हैं, या अगर वस्तु सस्ती हो रही है तब भी उसके मूल्य को बढ़ा के रख रहे हैं कि हमारा लाभ मार्जिन बढ़े, लाभ हमको मिलता रहे, तो हम उसको बोलते हैं कि वो क्या है, लालच जनित मुद्रास्फीति है। देखिए, किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि यदि कारपोरेट के लालच के कारण उत्पन्न होती है, तो इसे ग्रीडफ्लेशन या लालच जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। क्यों, थोड़ा सा इसके आगे और चलेंगे तो और क्लियर होगा आपको कि इसका कारण क्या है। देखिए, कारण इसका ये है, प्रीलिम्स में पूछ सकता है कभी आपसे, कि इसका कारण वेतन मूल्य सर्पिल के बजाय वेतन मूल्य चक्र जो होता है, अभी हम देखेंगे, इसको मैं आपको बना के दिखाऊंगा। वेतन मूल्य जो सर्पिल होता है, क्योंकि वेतन में वृद्धि हुई तो उसके कारण क्या हो जाएगा, जो कारपोरेट रहेंगे, कंपनियां रहेंगी, वो कीमतें भी बढ़ाएंगे। क्योंकि आपको पता है किसी चीज़ के उत्पादन में, किसी चीज़ का उत्पादन हो रहा है तो उत्पादन के 4 कारक आपको पता है लगते हैं, श्रम, पूंजी, श्रम के बाद पूंजी, यहाँ पे पूंजी के बाद यहाँ पे लगान, भूमि लिए हैं तो भूमि पर लगान जो लगेगा, और उद्यमिता का लाभ। तो अगर मान लीजिए श्रम बढ़ गया, मजदूरी बढ़ गई, तो डेफिनेटली उत्पादन की लागत भी बढ़ जाएगा। ऐसे ही अगर जो उद्यमशील है, उद्यमी व्यक्ति है, अगर वो लाभ ज़्यादा कमाना चाहता है तब भी उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी। पूंजी पर अगर ज़्यादा पैसा लग रहा है तब भी बढ़ जाएगा, और लगान अगर किराया ज़्यादा देना पड़ रहा है तब भी कीमत बढ़ जाएंगी। तो अगर ये बात आपको दिमाग में है कि उत्पादन के कारकों पर जो पारिश्रमिक दिया जाता है, श्रम, पूंजी, लगान और लाभ, तो उसी प्रकार जैसे श्रम को क्या मिलता है, मजदूरी मिलता है। आपको पता है मजदूरी मिलेगा, श्रम के लिए मजदूरी मिलता है, भूमि के लिए लगान मिलता है, और पूंजी के लिए आपको पता है कि क्या मिलेगा, पूंजी के लिए लाभांश मिले, ब्याज मिलेगा, इसके लिए ब्याज मिलेगा, और उद्यमशीलता के लिए लाभ मिलेगा। तो ये आपको दिमाग में रहना चाहिए। तो होगा क्या कि वेतन मूल्य सर्पिल के कारण, अर्थात वेतन बढ़ा, आप देखिए श्रम का अगर मजदूरी वेतन बढ़ा तो डेफिनेटली उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी। तो वेतन बढ़ने से मूल्य में जो वृद्धि हो रही है उसके कारण एक तो इन्फ्लेशन पैदा होगा, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। लेकिन उसके बजाय लाभ मूल्य सर्पिल होता है। ग्रीडफ्लेशन का कारण क्या होता है, लाभ मूल्य सर्पिल होता है, वेतन मूल्य सर्पिल नहीं होता है। लाभ मूल्य सर्पिल मतलब कि उद्यमी जो है वो लाभ ज़्यादा कमाना चाहता है, और इसलिए जो उत्पादन की लागत है वो बढ़ रही है, वस्तुओं और सेवाओं की लागत बढ़ रही है, और इन्फ्लेशन पैदा हो रहा है, मुद्रास्फीति पैदा हो रही है, जिसमें कंपनियां वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि करके अपनी बढ़ी हुई लागत को प्राप्त करने के बजाय
अगर जो लागत, लाभ तो कंपनी कमाती है, बाकी ये तीनों चीज़ें बढ़ सकता है, तो इनको बढ़ी हुई कीमतों के कारण इन पर ये जो पैसा एक्स्ट्रा लग रहा है वो तो जोड़ ही रहे हैं, उसके साथ साथ अपने लाभ को भी ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए बोला जा रहा है कि बढ़ी हुई लागतों को प्राप्त करने के बजाय अपने लाभ मार्जिन को अधिकतम करने का लक्ष्य रखकर मुद्रास्फीति का फायदा उठाती हैं। तो कंपनियां क्या करती हैं, अपने लाभ मार्जिन को बढ़ाने के लिए वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ा देती हैं, और ये कोविड के बाद से बहुत फ्रिक्वेंटली हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया कि इसका कारण क्या होता है। इसका कारण वेतन मूल्य सर्पिल या वेतन मूल्य चक्र न होकर लाभ मूल्य चक्र होता है। अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझ लीजिए। वेतन मूल्य सर्पिल समझिए, फिर लाभ मूल्य सर्पिल भी समझ सकते हैं आप। वेतन मूल्य सर्पिल क्या है, यहां मैंने आपको अभी बताया कि उत्पादन के कारक क्या होते हैं। तो आप उत्पादन के कारक, मैंने आपको बताया कि उत्पादन के कारक 4 माने जाते हैं। एक तो होता है उद्यमी, और उद्यमी को मिलता है लाभ, पारिश्रमिक लाभ मिलता है। ऐसे ही एक होता है पूंजी, पूंजी को मिलता है क्या, ब्याज। ऐसे ही एक होता है श्रम, श्रम को मिलता है वेजेस, जिसको बोलते हैं मजदूरी। और एक होता है भूमि, भूमि, भूमि को मिलता है क्या, लगान या किराया, लगान या किराया। तो अगर मान लीजिए उद्यमी लाभ कमाता है, ये अगर अपने लाभ को ही ज्यादा करने के हिसाब से काम करने लगे तो इसको बोलेंगे कि लालच जनित मुद्रास्फीति है। बाकी इनकी लागतें अगर बढ़ेंगी तो उत्पादन की लागत तो बढ़ेगी ही। तो यही बोल रहा है कि यदि वेतन में वृद्धि, वेतन में वृद्धि से मूल्य वृद्धि का एक चक्र है, ये क्या है, वेतन मूल्य सर्पिल, वेतन में वृद्धि के कारण मूल्य वृद्धि का एक चक्र है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। कैसे चलता है ये, तो वेतन मूल्य सर्पिल देखिए कैसे चलेगा। वेतन की अधिक मांग होगी, मजदूरों द्वारा वेतन की अधिक मांग हुई, जिसके कारण उच्च श्रम के कारण कीमतें अधिक हो गई। अब अगर श्रम लागत ज़्यादा लग रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसकी कीमतें ज़्यादा हो जाएंगी, जो उत्पादन है उसकी कीमतें ज़्यादा हो गई, और ज़्यादा हो गई तो इसका मतलब कि महंगाई बढ़ी, मुद्रास्फीति हो गया। अब मुद्रास्फीति हो गया तो उपभोक्ता की वस्तुओं की कीमतें क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। और जब उपभोक्ता कीमतों की वस्तुएं बढ़ेंगी तो वेतन की अधिक मांग फिर से होगी, क्योंकि लोगों की उतनी वेतन से उनका काम चल नहीं पाएगा। तो और वेतन की मांग होगी, जब और वेतन की मांग होगी तो और श्रम की लागत बढ़ेगी और मुद्रास्फीति आएगी। ये ऐसे ही चक्र चलता रहेगा। अब इसी में अगर ये उच्च श्रम के कारण जो कीमत बढ़ रही है और यहाँ वेतन की अधिक मांग है, यहाँ पर लाभ की अधिकतम मांग हो जाए और अधिकतम लाभ के कारण मुद्रास्फीति जनरेट हो जाए, फिर उपभोक्ता वस्तुओं की उच्च कीमतें बढ़ें, फिर और लाभ कमाने की उत्सुकता जग जाए, तो इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, लाभ मूल्य सर्किल है। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि लालच जनित मुद्रास्फीति, ग्रीडफ्लेशन के उत्पन्न होने का कारण वेतन मूल्य सर्पिल न होकर लाभ मूल्य सर्पिल होता है। तो इतनी बात डेफिनेटली आपको समझ में आ गई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं साइड होऊंगा तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखिए थोड़ा सा, अब पश्चिमी देशों में तो ये चल रहा है, ठीक है, हम थोड़ा भारत में समझते हैं। अगर कभी भारत में पूछता है तो, कि भारत में लालच जनित मुद्रास्फीति के मुख्य कारक क्या हैं। तो पहला कारक तो ये है कि बढ़ती वैश्विक कमोडिटी कीमतें, मतलब वैश्विक रूप से जो भी वस्तुएं हैं अगर उनकी कीमतें बढ़ती हैं, उनका हम आयात करते हैं, तो डेफिनेटली हमारे यहाँ के भी जो उद्यमी होते हैं वो लाभ मार्जिन को बढ़ा सकते हैं अपने। कैसे, जैसे कच्चे तेल की कीमतें मान लीजिए बढ़ता है, धातु और खाद्य पदार्थों का भारत में अगर कीमतें बढ़ता है तो उससे आयात बिल बढ़ेगा और घरेलू उत्पादन लागत पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा, जिससे जो आयात कर रहे हैं, जो घरेलू उत्पादन कर रहे हैं, ये लोग भी लाभ कमाने की कीमतों के कारण, लाभ कमाने के कारण उसकी कीमतें बढ़ा देंगे। दूसरा क्या है, व्यापारियों, निवेशकों और उपभोक्ताओं द्वारा सट्टेबाजी या स्पेकुलेटिव व्यवहार। ये क्या होता है, तो लोग भविष्य में
कीमतों में वृद्धि की उम्मीद से कि भविष्य में कीमतें बढ़ेगा, जैसे प्याज को लोग क्या कर लेते हैं, जमाखोरी कर लेते हैं कि जब कीमतें बढ़ेगी तब हम बेच देंगे। तो उम्मीद से कि बाद में कीमतें बढ़ेंगी, इसके उम्मीद से वस्तुओं और संपत्तियों की जमाखोरी करके आपूर्ति को कृत्रिम रूप से कम कर देते हैं। अब प्याज को मान लीजिए इकट्ठा कर दिए, अगर लोग लेके जमा कर दिए, तो बाजार में तो प्याज की कीमत क्या हो, प्याज क्या हो जाएगा, आपूर्ति कम हो गई। आपूर्ति कम हो गई, जब सप्लाई कम हो गई तो उसका मांग तो है ही, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी। तो ये भी एक कारण है। आपूर्ति पक्ष की बाधाएं, आपूर्ति पक्ष की बाधाएं क्या, कोविड-19 और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण आपूर्ति पक्ष की बाधाएं उत्पन्न हुई है। आपको पता है कि कोविड-19 के कारण और कोविड-19 के बाद से ही ये टर्म ज़्यादा यूज भी हो रहा है। तो कोविड-19 के कारण और रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, इसके कारण आपूर्ति पक्ष की बाधाएं उत्पन्न हुई है, जिसने विनिर्माण, परिवहन, आतिथ्य और शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सामान्य कामकाज को बाधित किया है और इसलिए इन्फ्लेशन बढ़ा है। बैंकिंग प्रणाली में अतिरिक्त तरलता आ जाए, किसी कारणवश अगर बैंकिंग प्रणाली में अधिक तरलता आ जाए, अधिक पैसा लोगों के हाथ में आ जाए, तो अधिक डिमांड करेंगे वो लोग। अधिक डिमांड करेंगे तो पूंजीपति हो सकता है कि डिमांड अधिक आ गई है तो अपने लाभ मार्जिन को बढ़ा के और फिर बेचें, इन्फ्लेशन बढ़े। ऐसे ही उपभोक्ताओं की मांग में मजबूत सुधार, कोविड-19 के बाद उपभोक्ताओं की मांग में भी मजबूत सुधार हुआ है, उसके कारण भी ग्रीडफ्लेशन बढ़ा है। और देखते हैं हम थोड़ा कि लालच जनित मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या हो सकता है। तो प्रभाव जो मुद्रास्फीति का प्रभाव होगा वही प्रभाव इसका होगा। तो क्या हो जाएगा, लालच जनित मुद्रास्फीति का आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और पर्यावरणीय स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि आपको पता है कि मुद्रास्फीति जब बढ़ेगी तो समाज के निचले तबके के लोग अपने ज़रूरत की वस्तुएं भी नहीं खरीद पाएंगे, और जो ऊपर लेवल पे लोग बैठे हुए हैं वही ज़्यादा वही उद्योगपति हैं, वही एक तरीके से सामानों को बेचने वाले हैं, तो उनको बहुत लाभ होगा, असमानता की खाई भी खूब बढ़ेगी। प्लस वस्तुओं सेवाओं को बनाने के लिए पर्यावरण का दोहन भी खूब किया जाएगा और उसके कारण पर्यावरण पर भी असंतुलन पैदा होगा। उसके बाद यह उपभोक्ताओं, विशेषकर गरीबों और मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति को नष्ट कर सकता है, क्योंकि वो खरीदने जाएंगे कितना भी पैसा लेकर, लेकिन अपनी आवश्यक वस्तुएं खरीद नहीं पाएंगे। जो अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर ही खर्च करते हैं। आपको पता है कि जो मध्यम वर्ग है और जो गरीब लोग हैं, वो अपने आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने दिनचर्या के जो ज़रूरतें हैं उसी पर खर्च कर देते हैं, और वो भी वो पूरा नहीं कर पाएंगे। और क्या है, यह अमीर और गरीब के बीच की खाई को और चौड़ा कर सकता है, क्योंकि बढ़ती कीमतों से अमीरों को फायदा होगा, क्योंकि वही आपूर्ति करता है, जबकि सामान्य लोग जीवन यापन की बढ़ती लागत से पीड़ित होते हैं। और क्या बनेगा, यह वित्तीय बाजारों की अस्थिरता और नाजुकता को बढ़ा सकता है, जिससे उनमें गिरावट और संकट का खतरा बढ़ सकता है। तो वित्तीय बाजार भी इसमें क्या हो जाएंगे, पूरी तरीके से उनमें गिरावट पैदा होगी और खतरा पैदा होगा। यह वैश्विक असंतुलन, व्यापार तनाव और भू राजनीतिक संघर्ष को भी बढ़ा सकता है। और ये क्यों बढ़ाएगा, क्योंकि विभिन्न देश मुद्रास्फीति से निपटने के लिए अलग अलग प्रकार की असंगत नीतियां बनाएंगे, जिससे भू राजस्व या अलग अलग देशों के बीच भी तनाव देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ प्याज की कमी हो गई, हम प्याज का निर्यात कहीं से कराना चाहते हैं, मतलब आयात करना चाहते हैं अपने देश में, और वहाँ की सरकार अगर प्याज को निर्यात नहीं करना चाह रही है, तो फिर हमारे बीच में क्या होगा, तनाव पैदा होगा। जैसे गेहूं के लिए अभी कुछ समय पहले जब भारत ने गेहूं का निर्यात करने से मना किया था, तो अमेरिका और भी अन्य देशों के लोग के बीच में भारत से क्या हो रहा था, तनाव पैदा हो रहा था। तो इसलिए जो भू राजनीतिक संघर्ष भी इससे पैदा हो सकता है। तो ये इसके कारण हैं और ये इसके मुख्य कारक हैं भारत में। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि लालच जनित मुद्रास्फीति को कम करने के या रोकने के उपाय क्या हैं। कम करने या रोकने के उपाय ठीक वही तरीका हम लगाएंगे जो मुद्रास्फीति को रोकने के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ लालच जनित है, तो
एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि जो लाभ कारपोरेट है उन कारपोरेट के लिए एक एथिकल कुछ कोड बनाया जाए जिससे कि वो अ, एक निश्चित स्तर तक ही लाभ को अपने ले जाएं, न कि अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए मुद्रास्फीति को बढ़ाते रहें। तो देखिए, आपूर्ति पक्ष सुधारों को मजबूत करना। भाई मुद्रास्फीति कब बढ़ेगी? जब आपूर्ति पक्ष हो गया है कमजोर, मांग हो गई है ज़्यादा, तभी ये होगा। अगर आपूर्ति पक्ष को भी बढ़ा दिया जाए तो उसके बाद क्या हो जाएगा? मुद्रास्फीति अपने सामान्य स्तर पे आ जाएगी। तो यही बोल रहा है कि आपूर्ति पक्ष सुधारों को मजबूत करना, कृषि, उद्योग और सेवाओं जैसे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की उत्पादकता, दक्षता और प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए आपूर्ति पक्ष सुधारों को मजबूत करना चाहिए, जिससे कि उत्पादकता बढ़ेगी, आपूर्ति श्रृंखला बढ़ेगी अपने आप ही। मांग और आपूर्ति जब बराबर होंगे या एक ही अनुपात में आ जाएंगे तो उस समय हम देखेंगे कि मुद्रास्फीति अपने पूर्व स्तर पर आ जाएगा। संरचनात्मक सुधारों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अगर अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक कुछ कमियां ऐसी हैं जिसके कारण ये हो रहा है तो उस संरचनात्मक कमियों को दूर करना चाहिए। जैसे सामाजिक या पर्यावरणीय मानकों से समझौता किए बिना अर्थव्यवस्था में उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता और नवाचार को बढ़ावा दिया जा सकता है। अगला, केंद्रीय बैंकों की स्वतंत्रता और जवाबदेही को मजबूत किया जाए। आपको पता है कि मौद्रिक नीति किसके डोमेन की बात होती है? आगे हम मौद्रिक नीति समिति के बारे में भी पढ़ेंगे। तो वो प्रत्येक देश का केंद्रीय बैंक करता है। तो केंद्रीय बैंक को अगर हम स्वतंत्र रखेंगे तो वो अपने मौद्रिक जो टूल्स होते हैं, मौद्रिक नीतियों के लिए जो उपकरण होते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, SLR, CRR, उन सब, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इन सब का प्रयोग करके वो क्या करेगा? इन्फ्लेशन को टारगेट करने का प्रयास करेगा। अगर वो स्वतंत्र नहीं रहेगा, उसको जवाबदेह नहीं बनाए रखेंगे तो फिर वो कंट्रोल नहीं करेगा या कंट्रोल करने में अक्षम रहेगा। अगला है वित्तीय विनियमन और पर्यवेक्षण को बढ़ावा देना। वही जो नवाचार या प्रतिस्पर्धा को दबाए बिना वित्तीय बाजारों में अत्यधिक उत्तोलन और सट्टेबाजी को रोक सकता है। मतलब केंद्रीय बैंक को स्वतंत्र रखना है जिससे कि वो वित्तीय विनियमन और परीक्षण को बेहतर तरीके से कर सके। एक मितव्ययी और प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति लागू करना जो अत्यधिक घाटा या ऋण उत्पन्न किए बिना सार्वजनिक निवेश या सामाजिक सुरक्षा और संसाधनों को पुनर्वितरण कर का समर्थन करती है। इसका मतलब क्या है? प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति आप पढ़ते होंगे कि काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी। ये क्या होता है? अगर मान लीजिए अर्थव्यवस्था में अगर मुद्रा का प्रसार ज़्यादा हो गया है तो फिर उस समय क्या करे? अपने मौद्रिक नीतियों के सहारे RBI क्या करे? संकुचनकारी नीति लेकर आए जिससे कि जो ज़्यादा तरलता आ गई है उसको क्या कर ले? अवशोषित कर ले। और जब अर्थव्यवस्था में संकुचनकारी स्थिति है, मतलब तरलता की कमी है, तो उस समय वो क्या करे? विस्तारवादी नीति अपनाए, अपने मौद्रिक नीति के दरों को कम करे जिसके कारण कि तरलता अर्थव्यवस्था में तेजी से फैले। उसको हम बोलते हैं प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति। उसको लागू करे कौन? जो आपकी केंद्रीय बैंक है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना, ये बहुत ज़रूरी है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय को बढ़ा देना। मान लीजिए भारत में किसी कारणवश प्याज नहीं हुआ तो दूसरे देशों से इतना समन्वय रहे कि हम प्याज का आयात कर सकें ठीक ठाक कीमतों पर। तो वही बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना। अभी हम दाल का आयात करते हैं, आपको पता है, तेल का आयात करते हैं, ये भी आपको पता है, तिलहन दलहन का जो। और ये मैं आपको ऑलरेडी इसी वीडियो श्रृंखला में पढ़ा चुका हूँ किसी लेक्चर में। तो जो राष्ट्रीय संप्रभुता को कम किए बिना देशों की नीतियों, नियमों और मानकों के बीच सामंजस्य स्थापित कर सके। तो ये सारे प्रयास करके हम लालच जनित मुद्रास्फीति को काउंटर कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अब अंत में निष्कर्ष क्या है? तो निष्कर्ष ये है कि लालच जनित मुद्रास्फीति भारत और वैश्विक अर्थव्यवस्था तथा समाज के लिए गंभीर चुनौती है। मुद्रास्फीति अपने आप में एक चुनौती है। इसके मूल कारणों और परिणामों को समझने और उन्हें
ठीक करने के लिए नीति निर्माताओं, व्यवसायों और उपभोक्ताओं से एक समग्र और सक्रिय दृष्टिकोण की आवश्यकता है। तभी भारत महामारी के बाद की दुनिया और रूस यूक्रेन युद्ध समय काल में टिकाऊ और समावेशी विकास हासिल कर सकता है। तो ये हम अंत में निष्कर्ष देंगे। उम्मीद करता हूँ कि ग्रीडफ्लेशन क्या है और इसके अलग अलग पहलू, इसके उत्पन्न होने का कारण, भारत में इसके उत्पन्न होने के क्या कारक हैं, इसको कैसे रोका जा सकता है, इसका अर्थव्यवस्था पे प्रभाव क्या है, इसका निष्कर्ष क्या है, सारी बातें आपको भली भांति समझ में आ गई होंगी। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप, फिर हम लोग इससे संबंधित एक प्रश्न देखेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, और ये देखिए वर्ष 2015 में मुद्रास्फीति के नियंत्रण से संबंधित प्रश्न आया था, अर्थात मुद्रास्फीति से प्रश्न आया था। इसको आप हल करिएगा। और इससे संबंधित मैंने एक अभ्यास प्रश्न दिया है लालच जनित मुद्रास्फीति से, इसको भी हल करने का प्रयास करिएगा। जो मैं पढ़ाया हूँ इसी से आराम से इसको आप हल कर सकते हैं। हम हर एक खबर के बाद एक विगत वर्ष का प्रश्न और एक अभ्यास प्रश्न इसलिए देते हैं कि आपको विगत वर्ष के प्रश्नों को देखकर एक आइडिया लगे कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, तो हमें क्या पढ़ना चाहिए। और अभ्यास प्रश्न ये दिया जाता है कि आप कैसे पढ़ना चाहिए। जब मैंने पढ़ा दिया तो उस पर प्रश्न हल करके आप थोड़े अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकें कि हाँ, मैंने जो पढ़ा उससे प्रश्न को हल कर पा रहा हूँ। तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप और आराम से हल करने का प्रयास करिएगा। फिर हम चलते हैं आज की दूसरी खबर पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम दूसरे खबर की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा खबर ONDC से संबंधित है। देखते हैं कि ये सुर्खियों में क्यों रहा। अलग अलग न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुआ ये। मैंने एक न्यूज़पेपर की कटिंग यहाँ लगाया है, द हिंदू का। और देखिए ये क्या है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC चर्चा में क्यों है, ये क्यों ये चर्चा में है ये देखते हैं। तो देखिए, ओपन सोर्स नेटवर्क, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC पर मई 2024 में 8.9 मिलियन लेन देन दर्ज किए गए हैं। 8.9 मिलियन लेन देन दर्ज किया गया है। किस पर? ONDC पर, केवल एक महीने मई में, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इसके अलावा ONDC पर एक महीने में 5 मिलियन रिटेल ऑर्डर किए गए और एक दिन में 2 लाख रिटेल लेन देन संपन्न होने का एक नया रिकॉर्ड भी ये दर्ज किया गया है। तो ONDC एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा। ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ई कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की ये पहल है। इस पर मई के महीने में एक अप्रत्याशित उछाल देखा गया है और इसलिए ये न्यूज में रहा है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप, संदर्भ, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सबसे पहले अगर आप ONDC, आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, डेफिनेटली आप उस पर जाके ONDC टाइप करेंगे और उसके वेबसाइट पर जाएंगे तो देखेंगे हाउ ONDC वर्क, कैसे ये कार्य करता है। वो खुद बोलता है कि एक्सेलरेट योर ग्रोथ, अपने ग्रोथ को बढ़ाओ। मतलब इस पर बायर ऐप बना हुआ है, विक्रेता का ऐप बना हुआ है, खरीदार का ऐप बना हुआ है। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया गया है और टोटली फ्री है। तो इसके बेनिफिट मैं यहीं से उठाया हूँ। अभी दिखाऊंगा आपको कि इससे विक्रेता के लिए क्या लाभ है, क्रेता के लिए क्या लाभ है, जो टेक्निकल कंपनियां हैं उनके लिए क्या लाभ है, जो फिनटेक कंपनियां हैं उनके लिए क्या लाभ है। और ज्वाइन करने के लिए आप जिसको भी कुछ बेचना है अपना सामान, वो जाके ज्वाइन कर सकता है। कुछ खरीदना है वो भी जाके ज्वाइन कर सकता है। टोटली ओपन सोर्स है ये। तो ये मैंने एक उसी के वेबसाइट का एक कट लगाया जिससे कि आपको आइडिया हो जाए। उस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको साइन अप मांगेगा। साइन अप करके आप एवरीवन्स कॉमर्स, देखिए इसका टैग लाइन ही एवरीवन, सबका कॉमर्स है ये। और वेयर एनीवन कैन सेल एंड एवरीवन कैन बाई फ्रॉम ईच अदर ऑनलाइन, जहां कोई भी अपना सामान बेच सकता है, जहां कोई भी कुछ सामान ऑनलाइन तरीके से खरीद सकता है। यहाँ ONDC पार्टिसिपेंट्स कौन कौन, मतलब सारा कुछ है, कैसे खरीदें, कैसे बेचें, कैसे ज्वाइन करें, क्या क्या रिसोर्सेस है, सब कुछ इस पे दिया हुआ है। तो आप जाके इस वेबसाइट पर देख सकते हैं
मैं इसका पूरा जिस्ट दे दूंगा, आपको क्रक्स दे दूंगा जो हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो उसका जिस्ट अब हम लोग देखेंगे कि क्या हमें पढ़ना है। मैंने एक पूरा स्लाइड बनाया है और इस स्लाइड में माइंड मैप के थ्रू सारी आवश्यक बातें आपको एक ही पीपीटी पर रख दिया है। देखिए, सबसे पहले ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ONDC क्या है ये, ध्यान से देखिए। तो ये क्या है, एक सरकार समर्थित, और कौन सा सरकार समर्थित, भारत सरकार समर्थित गैर लाभकारी पहल है जिसका उद्देश्य एक खुला ई कॉमर्स नेटवर्क बनाना है। खुला ई कॉमर्स नेटवर्क, कोई भी बेच सकता है, कोई भी खरीद सकता है। यह उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT की एक पहल है। उसके बाद इसका गठन की अगर हम बात करें तो इसका गठन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत किया गया है। जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो सारी बातें मैं आपको यहाँ पे दे दे रहा हूँ। कार्य पद्धति इसकी क्या है, यह ओपन स्पेसिफिकेशन और ओपन नेटवर्क प्रोटोकॉल के तहत ओपन सोर्स कार्यप्रणाली पर कार्य करता है। ओपन सोर्स कार्यप्रणाली का मतलब क्या है, इसका सोर्स कोड कोई भी देख सकता है। कोई भी वेबसाइट बनाई जाती है, ऐप बनाया जाता है तो उसमें सोर्स कोडिंग होती है, उसको देख सकता है। कोई भी उसमें बायर का अपना ऐप बना सकता है, कोई उसमें खरीदने वाले का ऐप बना सकता है। खरीदने वाला अपनी ज़रूरतें लिख सकता है, बेचने वाला अपने प्रोडक्ट लिख सकता है। दोनों का अगर चीज़ें मैच हो रही हैं तो वो पेमेंट करके खरीद सकते हैं और उनके पास डिलीवरी हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छा पोर्टल है। यह किसी कंपनी द्वारा क्लोज्ड सोर्स कार्य प्रणाली, जैसे अमेजन क्या है, एक क्लोज सोर्स प्रणाली है, उस पर जाके आप खरीद सकते हैं। बेचने के लिए आपको उससे जुड़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं जुड़ सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते हैं आप। पर आधारित डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म से अलग है ये। इसका मिशन क्या है, तो इसका मिशन है सभी तरह के विक्रेताओं को डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जोड़कर देश में ई कॉमर्स की पहुंच को बढ़ावा देना। देश में ई कॉमर्स को बढ़ावा देना इसका महत्वपूर्ण मिशन है। कैसे, तो खरीदार और विक्रेता को आपस में जोड़कर। लाभ क्या है, जो भी मैं आपको इंग्लिश में दिखा रहा था। लाभ, विक्रेता के तहत क्या लाभ है, विक्रेता को इससे क्या लाभ है या क्या लाभ हो रहा है। ONDC के चलते लघु स्तर के विक्रेता, जो छोटे विक्रेता हैं, जैसे कोई आदिवासी हैं, कुछ अपना सामान बेचना चाहते हैं, गांव में कोई महिला है कुछ अपना अचार बना रही है उसको बेचना चाहती है, तो छोटे स्तर के विक्रेता को बड़े कारोबारियों से प्रतिस्पर्धा करने, अपनी ऑनलाइन मौजूदगी दर्ज करने का समान अवसर इससे प्राप्त हुआ है। नहीं तो बड़े बड़े जो बेचने वाले हैं, विक्रेता है, केवल वही ऑनलाइन दिख रहे थे अपना वेबसाइट बनाकर, लेकिन इसके माध्यम से छोटे छोटे जो विक्रेता हैं लघु स्तर के, वो भी अपनी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करा पा रहे हैं और अपने सामान को बेच पा रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। खरीदार को क्या फायदा हुआ है, तो ONDC के चलते खरीदारों को एक ही प्लेटफॉर्म पर विभिन्न श्रेणियों के अनेक उत्पाद तक पहुंच हो जाती है। इससे खरीदारों को शॉपिंग एक्सपीरियंस उनका दिलचस्प हो जाता है। इस प्लेटफॉर्म पे इतनी चीज़ें बेची जा रही हैं, इतने अलग अलग वैरायटी के विक्रेता हैं कि एक ही जगह पे आपको बहुत कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, तो आपका शॉपिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है और अच्छे रेट पर मिल जाता है। बीच में कोई बिचौली नहीं होता। टेक कंपनियां जो होती हैं, तकनीकी कंपनियां जो सब सोर्स कोड बना रही हैं, उनका क्या फ़ायदा, तो उनका फ़ायदा है कि उत्पादों और सेवाओं को बाजार में तेज़ी से लाने और अपना विस्तार करने का इससे अवसर मिलता है। और फिनटेक को क्या फ़ायदा है, फिनटेक मतलब क्या, कि जब दो क्रेता और विक्रेता आपस में खरीदारी करेंगे तो पैसा पेमेंट करना पड़ेगा ना, तो पेमेंट कराने के लिए बीच में जो कंपनी आ रही है वो क्या है, फिनटेक। तो फिनटेक क्या कराती है, ई कॉमर्स में लगी सभी संस्थाओं को ऋण और वित्त पोषण मिलने में इससे आसानी हुई है। तो इस तरीके से फिनटेक को फायदा हो रहा है। अब है चुनौतियां, इससे संबंधित चुनौतियां क्या हैं, तो चुनौतियां यह है कि पहले से जो पोर्टल हैं उन पोर्टलों से इसको प्रतिस्पर्धा करना पड़ेगा। अमेजन पहले से है, फ्लिपकार्ट है और भी तमाम जो
बेचने के लिए, खरीदने के लिए पहले से प्लेटफॉर्म है, पहले से मौजूद प्लेटफॉर्म से प्रतिस्पर्धा करना पड़ रहा है। दूसरा क्या है, कई ऑफलाइन कारोबार को ऑनलाइन मोड में लाना अपने आप में एक चुनौती है। गांव में बहुत से ऐसे लोग हैं छोटे छोटे जिनको एकदम ही कुछ पता नहीं है डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में, तो उनको इस पोर्टल पे लाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। प्लेटफॉर्म केंद्रित मॉडल है, ये जनरल मॉडल है नहीं, प्लेटफॉर्म केंद्रित मॉडल है, प्लेटफॉर्म पर ही काम होगा। इसमें विक्रेता और खरीदार एक निश्चित प्लेटफॉर्म पर ही संपर्क कर सकते हैं। ओएनडीसी एक निश्चित प्लेटफॉर्म पर ही ये आपस में संपर्क कर सकते हैं। तो ये कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन बहुत बेहतर ये प्रयास किया गया है भारत सरकार द्वारा। आप इस पर जाके एक बार इसका इंटरफेस देखेंगे, मज़ा आ जाएगा आपको। तो ये जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी मैंने आपको यहाँ बता दिया। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इससे संबंधित हम प्रश्न करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप और देखिए, विगत वर्ष 2016 में स्वयं पोर्टल से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। स्वयं पोर्टल आपको पता है शिक्षा से संबंधित है। हमने स्वयं पोर्टल को आधार बनाकर इससे संबंधित नए पैटर्न पर एक अभ्यास प्रश्न आपको दिया है ओएनडीसी के बारे में। आप इन दोनों प्रश्नों को हल करने का प्रयास करिएगा। एक तो आपको विगत वर्ष का प्रश्न मिल जाएगा जिसको हल करेंगे आप, और दूसरा जो मैंने पढ़ाया है उसके आधार पर आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो कैसे प्रश्न बनाए जाते हैं वो भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे आज के तीसरे खबर पर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की तीसरी खबर अभी हाल ही में 2024-25 का जो वित्त वर्ष है उसके लिए दूसरी आरबीआई की, मतलब 6 होती हैं टोटल मीटिंग मौद्रिक नीति समिति की, जिसमें से दूसरी मौद्रिक नीति समिति की मीटिंग अभी थी और उसमें कुछ निर्णय हुए। तो हम उस निर्णयों को देखेंगे क्या निर्णय हुए, और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि मौद्रिक नीति समिति क्या है, क्योंकि मौद्रिक नीति समिति से विगत वर्ष में प्रश्न पूछा जा चुका है। सबसे पहले देखते हैं कि ये न्यूज में क्यों रहा। अलग अलग न्यूज़पेपरों में प्रकाशित हुआ, वो मैं आपको लगा देता हूँ दिखाने के लिए। सीधे हम पढ़ते हैं कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति चर्चा में ये क्यों रही, सुर्खियों में क्यों रही, न्यूज में क्यों प्रकाशित की गई है। तो पहला तो ये है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया गया। अब देखिए, मैं अभी पीछे भी आपको बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक क्या करता है, इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए या साख और तरलता का नियमन करने के लिए मौद्रिक नीति जो टूल्स होते हैं, उपकरण होते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इन सब में बदलाव करके या तो विस्तारवादी नीति अपनाता है मौद्रिक नीति, या फिर संकुचनकारी मौद्रिक नीति अपनाता है। तो विस्तारवादी मौद्रिक नीति, संकुचनकारी मौद्रिक नीति और मौद्रिक नीति के टूल्स क्या होते हैं, ये मैं आज के लेक्चर में कवर नहीं करूँगा। आज मैं क्या नया डेवलपमेंट हुआ है ये बताऊँगा और मौद्रिक नीति समिति को बताऊँगा। दूसरे किसी अन्य लेक्चर में फिर हम लोग जब बात करेंगे तो उस दिन मौद्रिक नीति समिति नहीं पढ़ेंगे, बल्कि क्योंकि 2 महीने बाद फिर से इनका होगा, तो उस समय हम लोग सारे जो टूल्स हैं वो देख लेंगे। और ये सारे जो टूल्स हैं मौद्रिक नीति के, ये स्टैटिक पोर्शन होता है। डेफिनेटली अगर आप कोचिंग कर रहे होंगे या करेंगे तो ये सारे स्टैटिक टूल्स आपको पढ़ाया जाएगा। देखिए, तो रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है, तो रेपो रेट 6.5% पर ही बना हुआ है और लगातार 8 बार से ये हो रहा है। लगातार 8 बार से ये देखा जा रहा है कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। वित्त वर्ष 2025 के लिए, 2024-25 का जो वित्त वर्ष है, इसके लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान जो 7% पहले था, अब बढ़ाकर आरबीआई ने कितना कर दिया, 7.2% कर दिया है। तो ये घटनाएं हैं जिसके कारण आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति न्यूज में रही है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे संदर्भ का, फिर हम आगे पढ़ेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आरबीआई की जो ये द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति की बैठक हुई थी, इस बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए हैं। क्योंकि करंट अफेयर्स का मतलब ही यही है कि क्या घटनाएं अभी घटित हुई हैं ये हमको पता चले, केवल स्टैटिक ना पढ़ें। तो मौद्रिक नीति समिति के मुख्य निर्णय क्या है देखते हैं। रेपो दर में कोई बदलाव नहीं, पीछे ही पढ़ा दिया। अब रेपो दर क्या है, मैं केवल इसको अगर आप बोलें तो समझा देता हूं। तो रेपो दर को मैं 1 मिनट के लिए आपको एक पेज लेता हूं और उस पर समझा देता हूं। देखिए, रेपो दर को अगर हम समझना चाहें तो ये मान लीजिए बैंक हैं, ये वाणिज्यिक बैंक हैं, ये वाणिज्यिक बैंक हैं और यहाँ पे है आरबीआई। अब इन बैंकों को, ये बैंक 1 है, ये बैंक 2 है, ये बैंक 3 है, ये बैंक 4 है, इन बैंकों को अल्पकालीन ऋण की आवश्यकता है। अल्पकालीन ऋण की आवश्यकता है। अब ये जाते हैं आरबीआई के पास, बोलते हैं कि हमको ऋण चाहिए एक सर्टेन अमाउंट में। तो आरबीआई बोलता है कि एक काम करो, आप लोग मुझे प्रतिभूति दो, आप लोग मुझे जो भी प्रतिभूतियां आपके पास सरकारी प्रतिभूतियां या जो मान्य प्रतिभूतियां हैं वो प्रतिभूतियां आप हमें दो और पैसा ले जाओ। तो ये लोग क्या करते हैं, यहाँ प्रतिभूतियां रखते हैं और प्रतिभूतियां रखते समय वादा करते हैं कि हम एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित समय के बाद क्या करेंगे, इस प्रतिभूति को फिर से खरीद लेंगे। रेपो नाम है ना, देखिए रेपो रेट, रेपो रेट जो बना हुआ है किससे, रीपरचेस, रीपरचेस, रीपरचेस रेट बोलते हैं इसको हम, अर्थात पुनर्खरीद, पुनर्खरीद। तो वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से अपनी प्रतिभूतियों को रखते समय वादा करते हैं कि इसको हम खरीद लेंगे और जो पैसा लेते हैं उस पर आरबीआई एक इंटरेस्ट रेट लेता है, एक ब्याज दर लेता है। उसी ब्याज दर को हम क्या बोलते हैं, रेपो दर। अब रेपो दर पे भी हम जाएंगे तो रेपो दर 3 प्रकार का हो जाता है। एक होता है फिक्स्ड, स्थाई फिक्स्ड रेट रेपो, स्थाई दर रेपो या इसको अति अल्पकालीन रेपो बोलते हैं। दूसरा हो जाता है जिसको हम बोलते हैं वी आर आर, वेरिएबल रेपो रेट। और एक और हो जाता है एल टी आर ओ, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म रेपो रेट या लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। तो ये सारी बातें मैं अभी पढ़ाने नहीं जाऊंगा आपको, सिर्फ समझा दिया कि रेपो रेट वह रेट होता है, रेपो रेट वह ब्याज दर होता है जिसमें वाणिज्यिक बैंक अपनी प्रतिभूतियों को आरबीआई के पास इस वादे के साथ रखते हैं कि एक निश्चित समय के बाद उनको हम फिर से खरीद लेंगे और इस विनिमय में जो भी दर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेपो दर। तो इतनी बात मैंने आपको समझा दिया, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए। बाकी मौद्रिक नीति के जितने भी टूल्स होते हैं वो सारे टूल्स की अगर बारे में स्टडी करना है तो हम किसी अन्य लेक्चर में देखेंगे, आज नहीं देखते हैं। चलिए आगे आ जाइए। दूसरा क्या देखा गया, दूसरा मैंने बताया कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है इस वित्त वर्ष में 7.2% के दर से बढ़ेगी, ये बताया गया। तीसरा बोला गया कि विदेशी, मैं पेन थोड़ा बदल लूँ उसके बाद, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम जो फेमा सुने होंगे आप, फेमा के तहत आयात व निर्यात विनियमों को आसान बनाया जाएगा ताकि सभी हितधारकों हेतु ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिल सके। तो ये भी निर्णय लिया गया है। देखिए कब से लागू करते हैं। अगला, एक पोर्टल लेकर आया जाएगा, डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म की स्थापना की जाएगी और इसी प्लेटफॉर्म की स्थापना के लिए कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि एपी होता समिति का गठन किया गया था। अब अंततः डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म की स्थापना की जाएगी। और क्यों की जाएगी, क्योंकि भुगतान से संबंधित जो धोखाधड़ी हो रही है उसको रोकने के लिए
अत्याधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो ये समझ गए होंगे आप। अब थोड़ा आगे हम देखते हैं, एक और उन्होंने निर्णय लिया कि यूपीआई लाइट, आप पेटीएम चलाते होंगे, उसके साथ साथ अगर आप फोन पे चलाते होंगे तो उस पर देखिएगा आप लाइट का भी ऑप्शन आता है। लाइट वाले में क्या रहेगा, आपको पिन नहीं डालना पड़ेगा बार बार। तो वही बोला जा रहा है कि यूपीआई लाइट को ई मैंडेट फ्रेमवर्क से जोड़ने की घोषणा की गई है। अब ई मैंडेट मतलब क्या, पहले से ई मैंडेट आप दिए रहेंगे, उस वॉलेट में अगर पैसा नहीं है तो ऑटोमेटिक पैसा आएगा उसमें आपके खाते से। तो अब यूपीआई लाइट वॉलेट के लिए ऑटोमेटिक रिप्लेसमेंट की सुविधा होगी, अर्थात कम पैसा होने पर, वॉलेट में अगर कम पैसा है तो ई मैंडेट के माध्यम से खाते से स्वतः फंड आ जाएगा। तो इससे जनरली जो फायदा होगा वो तो होगा ही, इसके अलावा मान लीजिए अगर आप इसको फास्ट टैग जैसा भी यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद पांचवा क्या है, भारतीय मुद्रा जो रुपए है, इस रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने हेतु इसे पूर्ण परिवर्तनीय बनाने पर विचार किया जाएगा। पूर्ण परिवर्तनीय बनाने के लिए विचार क्या करने किया जाएगा, तो हमको पता है कि जो चालू खाता है, हमको ये पता है कि चालू खाते पर तो मुद्रा क्या है, पूर्ण परिवर्तनीय है, पूर्ण परिवर्तनीय है। लेकिन जो पूंजी खाता है, इस पूंजी खाते पर हमारा मुद्रा पूर्ण परिवर्तनीय नहीं है। और आपको पता है कि नरसिम्हन समिति के द्वारा इसको बताया गया था कि आपको पूर्ण परिवर्तनीय कर लीजिए। 1991 में जब हमने एलपीजी की नीतियां लेकर आए तब से हम इस पर लगे हुए हैं, लेकिन आज तक कुछ कारणों से हम पूंजी खाते पर पूर्ण परिवर्तनीयता नहीं देते हैं। उसको अब पूर्ण परिवर्तनीयता बनाने की तरफ सोचा जा रहा है। और अंततः एक और दिमाग में चीज़ें रखिए आप, एक और दिमाग में आपको क्या चीज़ रखना पड़ेगा कि मुद्रा स्फीति के लिए इन्होंने एक सिस्टम लाया है कि मुद्रा स्फीति जो वार्षिक औसत मुद्रा स्फीति का लक्ष्य इन्होंने जो रखा है, मुद्रा स्फीति का जो लक्ष्य रखा है वो 4.5% रखा है। 4.5% रखा है कि साल भर में औसत रूप से जो मुद्रा स्फीति रहेगी वो 4.5% रहेगी। ऐसा पहले से फोरकास्ट किया गया है, किसके द्वारा, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति द्वारा। तो क्या नए निर्णय लिए गए होंगे ये आपको समझ में आ गया है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम मौद्रिक नीति समिति को पढ़ेंगे उतना जितना हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग मौद्रिक नीति समिति को समझ लेते हैं कि मौद्रिक नीति समिति क्या है, क्योंकि इससे संबंधित विगत वर्ष में प्रश्न भी आ चुका है पीटी में। तो क्या है मौद्रिक नीति समिति, जिसको एमपीसी बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, केंद्र सरकार द्वारा गठित एक समिति है जिसका नेतृत्व आरबीआई के गवर्नर करते हैं। नेतृत्व बोल लीजिए या फिर अध्यक्षता बोल लीजिए, आरबीआई के गवर्नर करते हैं। यह समिति भारत में मौद्रिक नीति के निर्धारण हेतु उत्तरदायी है। डेफिनेटली भारत की मौद्रिक नीति समिति है तो भारत में ही इसका काम रहेगा। उसके बाद इसके गठन की हम बात करें तो संशोधित आरबीआई अधिनियम जो 1934 है, इसके तहत केंद्र सरकार को 6 सदस्यीय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन करने का अधिकार है। किसको? केंद्र सरकार को। उसके बाद उर्जित पटेल समिति, आपको पता है कि उर्जित पटेल समिति जो बनी थी उसने कई ऐसे सलाह दिए थे जिसको बाद में मान लिया गया था। तो उर्जित पटेल समिति ने सबसे पहले 5 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति के गठन का विचार रखा था। बाद में सरकार ने 7 सदस्यीय समिति के गठन का प्रस्ताव रखा, लेकिन अंततः मौद्रिक नीति समिति 27 जून 2016 को अस्तित्व में आई और 6 सदस्यीय बनी। अभी हम देखेंगे उसमें 6 सदस्यीय में एक पेच है। एमपीसी की पहली बैठक 3 अक्टूबर 2016 को मुंबई में आयोजित की गई थी। तो ये फैक्ट भी आपको दिमाग में रखना है। संरचना इसकी क्या है? तो यह 6 सदस्यीय समिति है। 3 सदस्य तो इसमें होते हैं आरबीआई से, जिसमें अध्यक्ष होते हैं आरबीआई के गवर्नर
और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर 2 लोग होते हैं उसमें। 3 सदस्य सरकार द्वारा नामित होते हैं। अध्यक्षता आरबीआई के गवर्नर करते हैं और जब निर्णय लिया जाता है तो हर एक सदस्य का 1 वोट होता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि 3-3 लोग दोनों एक ही निर्णय पर 3 लोग यस 3 लोग नो बोलें, तब कैसे निर्णय होगा? तो उस स्थिति में आरबीआई के गवर्नर को एक कास्टिंग वोट मिलता है। कास्टिंग वोट मतलब निर्णायक वोट मिलता है। जब 3-3 पर बराबरी हो जाएगी तो 1 वोट आरबीआई के गवर्नर किसी भी पक्ष में दे सकते हैं, जिससे कि 4-3 का बहुमत बन के निर्णय हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। गणपूर्ति आखिर में कितने सदस्य रहेंगे तो इनकी बैठक हो सकती है। जैसे आप लोकसभा राज्यसभा में देखते हैं कि 10% लोगों का उपस्थित होना जरूरी है, वैसे ही यहाँ पर 4 सदस्यों का उपस्थित होना जरूरी है, तभी गणपूर्ति होगी, तभी कोरम पूरा होगा। अब बात आती है इसका कार्य क्या है। तो कार्य में जो मुख्य कार्य इसका क्या है, तो समिति मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर निर्धारित करती है। मॉनेटरी पॉलिसी को ये पूरा देखती रहती है कि किस तरीके से हम उसको विस्तारवादी करें, संकुचनकारी करें। और भारत में जो इष्टतम मुद्रास्फीति की बात की गई है कि कितना मुद्रास्फीति होनी चाहिए, तो वो बोला गया है 4+-2, इसको बोलते हैं इष्टतम या ऑप्टिमम इन्फ्लेशन रेट या रेट ऑफ इन्फ्लेशन। 4+-2 अर्थात कम से कम 2 हो सकता है, अधिक से अधिक 6% हो सकता है। अगर इससे ज़्यादा रहता है लगातार 2 बार, तो इनसे सरकार प्रश्न पूछ सकती है कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये पूरी बातें हो गई मौद्रिक नीति से संबंधित समिति है उसके बारे में। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर प्रश्न देखते हैं। तो इसका अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे भूल रहा था कि इसकी बैठक अगर आप देखेंगे तो इसकी बैठक प्रत्येक 2 माह में 1 बार होती है। ये तो अभी आप पहले भी मैं समझा दिया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इससे संबंधित एक प्रश्न करते हैं। देखिए, विगत वर्ष 2020 में इससे प्रश्न पूछा गया था। सॉरी, 2020 नहीं, 2016 में शायद ये प्रश्न पूछा गया है। 2016 में ये प्रश्न पूछा गया कि मौद्रिक नीति समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से सही हैं। तो आरबीआई की ब्याज दरों का निर्धारण करती है। यह एक 12 सदस्यीय निकाय है। देख सकते हैं कि दोनों ही क्वेश्चनों को अभी जो मैंने पढ़ाया उससे ही कर सकते हैं आप। फिर बोल रहा है कि प्रत्येक वर्ष इसका पुनर्गठन किया जाता है। यह केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है। आसानी से अभी जो मैं पढ़ाया उसके हिसाब से आप इसका आंसर दे सकते हैं। अब यहाँ मैंने आपको एक अभ्यास प्रश्न दिया है। थोड़ा सा जो विगत वर्ष में प्रश्न आया है उससे थोड़ा टफ करते हुए नए पैटर्न पर मैंने प्रश्न दिया है। इसको हल करिएगा। जो सिर्फ 1 पेज का मैंने यहाँ आपको अभी जो 1 पेज का मैंने यहाँ पे आपको ये मैटर दिया है, इसी से आप इन दोनों प्रश्नों को बहुत अच्छे से हल कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आज के अंतिम खबर पे। देखिए, आज का जो अंतिम खबर है वो आईसीपी एक संस्थान है, उसने क्रय शक्ति समता से संबंधित 2021 के लिए क्रय शक्ति समता से संबंधित वैश्विक रूप से एक रिपोर्ट जारी की है और उस रिपोर्ट से संबंधित बातों को ही हम यहाँ पढ़ेंगे। तो न्यूज में क्यों रहा है देख लेते हैं। क्रय शक्ति समता, परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी क्यों न्यूज में रहा है, चर्चा में क्यों रहा है। तो देखिए, चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि हाल ही में वर्ष 2021 के लिए, अभी चल रहा है 2024, लेकिन काफ़ी बाद जारी किया गया है, 2021 के लिए जारी किया गया है। रिसर्च करने में समय लगता है, तुरंत नहीं हो जाता है, इसलिए डेटा आपको पुराने मिलते हैं। हाल ही में वर्ष 2021 के लिए वैश्विक क्रय शक्ति समता, परचेजिंग पावर पैरिटी से संबंधित आंकड़े इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम, यही संस्था है, द्वारा जारी किया गया है। इसके तहत 176 अर्थव्यवस्थाओं की तुलना की गई है। तो इस कारण ये न्यूज में रहा है क्या, परचेजिंग पावर पैरिटी और इससे संबंधित प्रश्न पहले यूपीएससी में प्रारंभिक परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम पढ़ते हैं कि क्या हमारे काम का है इसमें।
सबसे पहले तो हम समझेंगे कि क्रय शक्ति समता क्या होता है, क्योंकि क्रय शक्ति समता अगर हमको पता नहीं है तो बाकी बातें समझ में नहीं आएंगी। देखिए, यह एक आर्थिक, बहुत सिंपल सी बात है, मैं जो बता रहा हूं समझेंगे पूरी बात समझ में आएगी। यह एक आर्थिक सिद्धांत है जो विभिन्न देशों में जीवन यापन की लागत की तुलना करने में मदद करता है। अभी नहीं समझ में आया होगा, आगे और आसानी समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए एक पिज्जा है, आप लोग पिज्जा खाते हैं तो मैं पिज्जा लिख लिया यहाँ पे, रोटी दाल लिखना अच्छा नहीं था तो पिज्जा लिया। भारत में 50 रुपए का पिज्जा है और चीन में 10 रेनमेन बी का है, इसी को युआन भी बोलते हैं, तो 10 रेनमेन बी का वहां मिलता है। तो हम देखेंगे कि अगर यहाँ रहने वाला कोई व्यक्ति इंडिया में अगर कोई है तो ये 50 रुपए खर्च करके एक पिज्जा खरीदेगा, लेकिन यहाँ वाला व्यक्ति 10 रेनमेन बी अगर उसके पास है तो वो पिज्जा खरीद लेगा। तो एक तो विनिमय दर आपको पता है कि अभी हम भारत और अमेरिका का विनिमय दर निकाल के देखते हैं। अब विनिमय दर के भी कई प्रकार होते हैं, स्थिर विनिमय दर, फ्लोटिंग विनिमय दर जिसको हम बोलते हैं, प्लवित या परिवर्ती विनिमय दर, उस पर हम नहीं जाएंगे अभी। ये समझते हैं कि आखिर में यही ये वस्तु जो है यहाँ और यहाँ में क्या डिफरेंस है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 10 रुपए में, मतलब यहाँ एक युआन में अगर मिल जा रही है, 10 से कट कर दो, अगर 10 से इसको कट करें तो 10 से कम में 10 और 10 से ये 10 पंजे 50, तो मतलब 1 रुपए में जो चीन में चीज मिल रही है पिज्जा, वही इंडिया में 5 रुपए में मिल रही है। मतलब जीवन यापन की लागत इंडिया में ज्यादा है और जीवन यापन की लागत चीन में क्या है, कम है, यहाँ ये बताया जा रहा है। और ये भी एक विनिमय दर ही बताया जा रहा है कि इसके अनुसार हम बोल सकते हैं कि 1 युआन बराबर 5 रुपए। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर मान लीजिए यही चीन को आप अमेरिका कर दीजिए और यहाँ डॉलर कर देंगे तो फिर $1 बराबर 5 रुपए आ जाएगा। आप बोलेंगे सर 1 रुपए बराबर $5 कैसे हो गया, क्योंकि $1 बराबर 5 रुपए तो हो ही नहीं सकता। हम देखते हैं कि अभी $1 बराबर कितना हो रहा है वहाँ, लगभग 80 रुपए है, तो 80 रुपए होना चाहिए। उसको हम बोलते हैं बाजार विनिमय दर, उसको बोलते हैं बाजार विनिमय दर। लेकिन ये क्या है, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर विनिमय दर, इसलिए ज़्यादा बेहतर होता है। तो समझ गए होंगे आप, कहीं का भी ऐसे निकाल सकते हैं आप। तो देखिए, पीपीपी सिद्धांत के अनुसार दो मुद्राओं के बीच विनिमय दर को इस प्रकार समायोजित किया जाना चाहिए कि दोनों देशों में पिज्जा की कीमत समान हो। इस तरीके से समायोजित कर दो कि दोनों देशों में पिज्जा की कीमत क्या रहे, समान रहे। ये पीपीपी काम करता है। परिभाषा इसका क्या हो जाएगा, यह एक विनिमय दर है जिसमें किसी वस्तु की खरीदने के लिए दो अलग अलग देशों में भुगतान की गई स्थानीय मुद्रा की विनिमय दर का मापन किया जाता है। तो दो अलग अलग देशों के जीवन स्तर को इससे सीधा सीधा मापा जाता है। काफी महत्वपूर्ण चीज है। महत्व इसका क्या है, आर्थिक विश्लेषण। इसका उपयोग देशों के बीच आर्थिक उत्पादकता व लोगों के जीवन स्तर की तुलना हेतु किया जाता है। पीपीपी आधारित विनिमय दरें समय परिवर्तन के साथ साथ, देखिए अभी 2-4 दिन 5 दिन में ही बाजार विनिमय दरें अगर अमेरिका और इंडिया की देख लेंगे तो $1 बराबर कभी 83 तो कभी 82 कभी 80, लेकिन ये आसानी से नहीं बदलेगी, ये लगभग स्थिर रहती है, मतलब लंबे समय तक स्थिर रहती है। तो पीपीपी आधारित विनिमय दरें समय परिवर्तन के साथ बाजार विनिमय दर की तुलना में अधिक स्थिर होती हैं, ध्यान रखना है आपको। तो इसलिए अच्छे तरीके से विनिमय बताती है कि जीवन की लागत वहाँ पे एक देश से दूसरे देश में किस प्रकार भिन्न है। ये बात आपको दिमाग में रखना है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर थोड़ा सा हम जो संस्थान इसको जारी करता है उसको हम देखते हैं कि अच्छा, पहले थोड़ा क्या आंकड़े आए हैं वो हम देख लेते हैं। तो इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम द्वारा जारी वैश्विक क्रय शक्ति समता के मुख्य बिंदु क्या है, जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट तो बहुत बड़ी है बट उसमें से कुछ मुख्य बिंदु, विश्व की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं कौन सी हैं 2021 में, 24 की बात नहीं है, डेफिनेटली वही आज भी होंगी। तो चीन 28.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ नंबर 1 पर है। लेकिन अगर हम
बाजार अर्थव्यवस्था पर देखें, नॉमिनल जीडीपी पर या रियल जीडीपी पर, तो कौन हो जाता है? अमेरिका नंबर 1 पे है। और संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ पर क्या है? दूसरे पर है, लगभग 25-26 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ। और भारत 11 ट्रिलियन डॉलर के साथ तीसरे नंबर पे है, जबकि भारत ऐसे में क्या है? 5वें नंबर पे है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा क्वेश्चन पहले पूछ चुका है, भी दिखाऊंगा। वैश्विक जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 7.2% थी 2021 में। किसके अकॉर्डिंग? पीपीपी के अकॉर्डिंग। और उसके बाद एक और भी ऐसे बहुत से उसने आंकड़े दिए हैं। सीधे आईसीपी के वेबसाइट पे जाएंगे, वर्ल्ड बैंक के वेबसाइट पर भी दिया हुआ है, तो वहां जाके आप कर्सर ही ले जाएंगे तो सब कुछ बताएगा। मैंने कुछ लिखा है कि उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था में 16.4% आबादी रहती है, लेकिन जीडीपी का 46%, वैश्विक जीडीपी का 46% इनके पास है। और सबसे निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था में 8.4% आबादी है, और नीचे का 1% ही केवल ये क्या करते हैं? वैश्विक जीडीपी का बनाते हैं। ऐसे उसने बहुत से अलग अलग डेटा बाइफरकेट करके दिया है, हमको सब याद करने की जरूरत नहीं है, ये वाला डेटा आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा हम अंतर्राष्ट्रीय कंपैरिजन प्रोग्राम के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये क्या है, क्योंकि इसी ने जारी किया है। यह विश्व की सबसे बड़ी व सबसे स्थायी पहलों में से एक है। इसका प्रबंधन संयुक्त राष्ट्र, ये आपको जरूर याद रखना है कि इसका प्रबंधन संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग यूएनएससी, संयुक्त राष्ट्र स्टैटिस्टिकल कमीशन के तत्वाधान में विश्व बैंक द्वारा किया जाता है। इसलिए विश्व बैंक के साइट पर भी इसका रिपोर्ट मिल जाएगा आपको। वर्ष 2016 में संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग यूएनएससी ने वैश्विक सांख्यिकी कार्यक्रम के एक स्थायी तत्व के रूप में आईसीपी की स्थापना की। आईसीपी मतलब किसकी? अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम की। तो 2016 में इसको स्थायी रूप से क्या किया गया? स्थापित किया गया। वैसे तो ये 1968 से चल रहा है। उसके बाद इसके उद्देश्य क्या हैं? आईसीपी के इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम के उद्देश्य क्या हैं? तो एक तो आपने समझ लिया है कि भाग लेने वाली जो भी अर्थव्यवस्था है, अभी इस साल कितनी है? 176। तो भाग लेने वाली अर्थव्यवस्थाओं के लिए क्रय शक्ति समता, पीपीपी और तुलनीय मूल्य स्तर सूचकांक, जिसको पीएलआई बोलते हैं, तुलनीय मूल्य स्तर सूचकांक कैसे निकलता है? तो पीपीपी पर विनिमय दर निकाल लो, और उसके बाद जो बाजार दर पर विनिमय दर निकाल रहे हैं, बाजार के अकॉर्डिंग विनिमय दर निकाल रहे हैं, इसका भाग दे दीजिए, तो वो निकलता है पीएलआई। को माप करना ये इसका काम है। और फिर पीपीपी के उपयोग करके सकल घरेलू उत्पाद, जैसे यहाँ पे दिया है, सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी, और उसके व्यय घटकों की मात्रा और प्रति व्यक्ति माप को एक सामान्य मुद्रा में परिवर्तित करना है। तो वर्ल्ड बैंक ये पूरा जारी भी करता है, और उसको आंकड़े कहाँ से मिलते हैं? आईसीपी से। और आईसीपी भी विश्व में अलग अलग जगहों पे क्षेत्रीय इसके जो रीजनल सेंटर्स हैं उनसे इनपुट लेता है। तो ये पूरी बातें हो गई। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इससे संबंधित एक प्रश्न देखते हैं। तो स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। अब देखिए, विगत वर्ष में क्रय शक्ति समता पीपीपी से प्रश्न पूछा गया है। इसको भी आप हल कर सकते हैं, जो मैंने पढ़ाया इसी के सहारे। और इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न मैंने दिया है, इसको भी हल कर सकते हैं। जो प्रश्न मैं अभी अभ्यास में देता हूँ उसको नए पैटर्न के अकॉर्डिंग देता हूँ, और पहले तो जो आया है उसमें मैं कोई चेंज कर नहीं सकता। तो आप जो मैंने अभी पढ़ाया उसका प्रयोग करके ही इन दोनों ही प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम आज के इस लेक्चर को विराम देंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हमने जो विषय वस्तु लिया था, जो लेक्चर की रूपरेखा थी, उसको यूपीएससी सिविल सेवा के परीक्षा के अनुरूप कवर कर लिया है। हालांकि अन्य परीक्षाओं में भी ये काम करेगा, चाहे वो स्टेट पीसीएस का हो, लेकिन हमारा मुख्य लक्ष्य रहता है यूपीएससी का सिविल सेवा की परीक्षा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। पढ़ते रहिए और राउज आईएएस के हिंदी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले सप्ताह के अर्थव्यवस्था के साप्ताहिक करंट अफेयर्स वीडियो श्रृंखला में। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।